बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन जी, आयानो सत श्री अकाल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशगवार माहौल में जी आपके दिन का आगाज हो चुका होगा। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उज़ैर मलिक। गुड मॉर्निंग। और आज जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है। दुआ है आज का दिन आप सबके लिए खुशियों और कामयाबियों से भरपूर हो और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर सैलाब का खदशा है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जनाब कुछ नई मालूमात लिए हम अपना शो लेकर आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल पर बात होगी। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतादिद शहर पानी में डूब चुके हैं और लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं, जबकि आज से मूसलाधार बारिशों की भी पेशगोई कर दी गई है। आइंदा दिनों में सूरत हाल क्या होगी, इस पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं और उनके आशियाने उजड़ गए हैं। जमा पूंजी उनकी पानी में बह गई है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंसानी खिदमत से सरशार शख्सियात जो हैं वो मैदान में आ रही हैं और मुतासरीन को मुफ्त घर बना के देने का ऐलान भी किया जा रहा है। ये शख्सियत कौन है, इससे भी मिलवाएंगे आपको अपने इस प्रोग्राम में और उनसे खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से जो अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से परेशान हैं। तो आज से परेशानी की बिल्कुल बात ख़त्म, क्योंकि आज के शो में माहिर अमराज से जल्द हमारे साथ होंगी और उनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों पर भी बात करेंगे कि ये किस तरह पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही हैं और मुस्तकबिल में कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और इससे निपटने का मौसर तरीका है क्या। इस पर क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट हमारे साथ हमें शो में ज्वाइन करें। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जी सियासी तड़का भी लगाया जाएगा प्रोग्राम में और हुकूमत और पीटीआई में जो कशीदगी है वो कम करने के लिए फिर एक बार कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो अब ये मुज़ाकरात कामयाब होंगी या नहीं होंगे। मेल मुलाकातों का तो सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में सियासत में क्या होगा, इस पर भी हम खुसूसी बात करेंगे और ऑनलाइन स्कैम्स के मुतालिक एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आपने इससे किस तरह बचना है। और सोशल मीडिया आजकल के दौर में ऑब्वियसली एक ताकतवर मीडियम बन चुका है। दुनिया भर में हर लम्हा नए सामने आ रहे हैं। देखेंगे कि वेस्ट में आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, मिडिल ईस्ट में कौन सा मौजूद टॉप ट्रेंडिंग है और साउथ एशिया में कौन सी स्टोरीज हैं जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन सब पर आपके साथ दिलचस्प और हैरत अंगेज खबरें शेयर करेंगे हम। जी बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर इत्तेफाक से कोई सेगमेंट छूट जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पर आप जा सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने मनपसंद सेगमेंट्स को एक बार फिर से एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का जी बाकायदा आगाज करते हैं और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम महकमा मौसमियात ने आज से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है। एनडीएमए के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में शदीद बारिशें होंगी। बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोहिस्तारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर जो है वो 31 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें, बात करें अगर स्कर्दू की, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 21 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नजीर वादी, आजाद कश्मीर, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान बताया जा रहा है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 34 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, कोटली, मीरपुर और भिम्बर में बारिशों की पेशगोई की है। और अब आपको लिए चलते हैं मेहमान नवाजों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। यहाँ पर सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जिसे पाकिस्तान का
स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर 29 और कम से कम 14 डिग्री रहने का बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सोता, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर, नौशहरा और मर्दान, डीआई खान और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब नाज़रीन नजर डालते हैं पंजाब के मौसम पर, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम मरतूब और जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। बागों के शहर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार की बात करें इस्लामाबाद, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का रुख करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई की है। और नाज़रीन अब चलते हैं बलोचिस्तान की तरफ। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान बताया जा रहा है। और फलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में बादल छाए रहेंगे, ताहम योब और मूसा खेल में बारिश हो सकती है। और आखिर में चलते हैं सिंध की तरफ और सिंध के मौसम का हाल बताएं आपको तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। रोशनियों के शहर कराची की बात करें, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 33 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है, ताहम कल से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। नाज़रीन पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अगर देखा जाए तो दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में बड़े पैमाने पर तबाही है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद से बुलंदतर होती जा रही है और अगर हम देखें तो कई मकामात पर बंद टूट चुके हैं। मुतादिद शहर, गांव, कस्बे और देहात डूब गए हैं। खेत खलियान उजड़ गए हैं। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बह गई हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले मौजूद हैं। अब तक पंजाब में 17 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। जी बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि दरियाओं में भी पानी की सतह जो है बुलंद हो रही है। दरियाए रावी की अगर हम बात करें तो जस्सड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा है, जबकि पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया है। और शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव जो है वो 1,97,000 क्यूसिक तक पहुंचा है। दरियाए रावी में बल्लोकी की तरफ सैलाबी रेला बढ़ रहा है। और दरियाए चनाब की अगर हम बात करें तो वहाँ हेड खानकी पर पानी के दबाव में 1.5 लाख, जबकि कादराबाद के मकाम पर 1 लाख क्यूसिक कमी आई है। सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। दरियाए सतलुज की बात करें तो गंडा सिंहवाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से भी जायद है। हेड बराला की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो वहां पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू पंजाब के तर्जुमान ये बताते हैं कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज और जेहलम के मुल्हिका इलाकों से 51,000 से ज्यादा अफराद हैं जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है। तो इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कुदरती आफत है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे और जितने भी अफराद हम देख रहे हैं कि बेसरो सामानी की हालत में इस वक्त हैं, उनकी भी मदद फरमाए। बताइएगा इस वक्त रावी की क्या सिचुएशन है, पानी की सतह में कितनी बुलंदी आ रही है, क्या खदशात बताए जा रहे हैं, क्या सैलाब के जो हैं वो खदशात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो रात गए दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो तकरीबन 2,19,700 कुछ जो है वो रिकॉर्ड क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। जबकि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक पानी का बहाव जो है वो 2,13,000 से कुछ देर पहले जो है वो 2,13,000 हुआ, जिसके बाद 2,11,000 इस वक्त जो है वो 2,11,330 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो यहाँ
यहाँ से गुजरा है शादरा के मुकाम से, जबकि जसड़ के मुकाम पर भी पानी के बहाव के अंदर, पानी की सतह के अंदर जो है वो कमी देखने को मिली है। जो रात गए तकरीबन 93,000 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही थी, जबकि अब इस वक्त जो है वो तकरीबन 79,820 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह। और पानी के बहाव में मुसलसल जो इजाफा देखने को मिल रहा है वो बल्लोकी के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। रात गए बल्लोकी में पानी की जो सतह है वो तकरीबन 1,19,045 क्यूसिक बताई जा रही थी FFD यानी फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक, जबकि मौजूदा जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं FFD की जानिब से 1,23,725 क्यूसिक जो पानी की सतह है वो रिकॉर्ड की जा रही है हेड बल्लोकी के मुकाम पर। और अगर सैलाबी सूरत हाल की बात करें और दरिया रावी से मुल्हिका इलाकों की बात की जाए तो दरिया रावी से मुल्हिका इलाके रात गए, जिसके अंदर शफीकाबाद का इलाका आता है, फर्रुखाबाद का इलाका आता है और 2 से 3 जो निजी सोसाइटीज़ हैं उनके इलाके आते हैं, जहां पर सैलाबी रेला जो है वो रात गए दाखिल हो गया था। और सैलाबी रेला और पानी जो सैलाब का दाखिल होने के बायस जो है वो लोगों के इनखला का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया था मुख्तलिफ मुतलका इदारों की जानिब से। और मुतलका इदारे जिसमें रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस का पंजाब का इलाका जो है वो इदारा है, और उसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया जो है वो हाई अलर्ट हमें देखने को मिली है यहाँ पर। और इस वक्त भी इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो ताहाल भी जारी हैं। और अगर मैं इन मजीद डिटेल्स भी लेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इमरान के पास चलते हैं। इमरान ने बताइएगा दरिया सतलुज में क्या सूरत हाल है और कसूर गंडा सिंह वाला के मकाम पर और गिरदो नवा में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, कितने देहात हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, हेड गंडा सिंह के मुकाम पर 2,61,000 क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त भी गुजरा है, और जिसकी वजह से मजीद जो है पानी की जो पानी में तुगयानी आई है। सैलाबज़दा जो इलाके हैं उनमें पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। रेस्क्यू का अमल तो जारी है और आज सुबह तक का जो डाटा था जिसमें 95 गांव जो हैं कसूर शहर के जो मज़ाफ़ात में पड़ते हैं वो इस सैलाब की जद में आए, जिससे मुकम्मल तौर पर ये गांव पानी में डूबे। 95 में जो गांव है इनकी तकरीबन पॉपुलेशन जो बताई जा रही है वो 30,000 के करीब है। 30,000 के करीब सिर्फ कसूर मज़ाफ़ात जो हैं कसूर के वो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 70% जो लोग हैं इनको रेस्क्यू कर लिया गया, महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया गया। इसी तरह जो उनके मवेशी थे लोगों थे उनके 57,000 के करीब डाटा था कि जिसमें 37% जो है मवेशियों को भी महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया गया। और 30% के करीब जो लोग हैं आज उनको कोशिश की जा रही है इंतजामिया की जानिब से, रेस्क्यू के इदारों की जानिब से कि उन लोगों को भी जो है वो मुंतकिल किया जाए किसी और मुकाम पर। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है क्योंकि ये लोग दहाइयों से अपने गाँव में अपने एरिया में आबाद हैं, ज़रूरी इनका रकबा है और खेती बाड़ी करते हैं, तो वो लोग अपनी ज़मीन भी नहीं छोड़ना चाह रहे, अपने गांव को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये एक प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। तो कोशिश की जा रही है इंतजामिया को कि हर तरह के वसाइल पुरवेकार लाकर इंसानी जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए, लोगों को कायल किया जाता है। इसीलिए जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी आ रहे हैं कि जो उनके हल्के में लोग पड़ते हैं। लेकिन इमरान, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, अपना घर छोड़ना, अपनी ज़मीन छोड़ना बहुत मुश्किल सूरत हाल है अवाम के लिए भी, और हम देख भी रहे हैं कि हुकूमत भी इस हवाले से पेश है मदद के लिए भी, और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं कि बस्तियां की बस्तियां अब जो है वो पानी में बह गई हैं, और अभी पेशन गोई ये भी की जा रही है कि अभी नवा स्पेल भी बारिशों का आना है और सैलाबी सूरत हाल है। आगे मौसम में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, क्या खदशात बताए जा रहे हैं मजीद? देखिए जी, आज रात से एक स्पेल और एंटर होगा पाकिस्तान के बालाई इलाकों में, और इसमें अगले 2 से 3 रोज 30, 31 और यकम तक जो है ना, इसमें शुमाली पंजाब के इलाके और जो कश्मीर के इलाके होंगे, जहां पर हम देख रहे हैं कि बारिश मजीद होगी। वो कि इसकी इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन इसमें मूसलाधार बारिश जो है ना फिर भी जो है ना वो हो जाएगी। और इसके अलावा जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर भी हम मूसलाधार बारिश देखते हैं। अच्छा इरफान साहब, ये भी कहिएगा कि आपने बताया कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान मौजूद है। ये बताइए कि अर्बन फ्लडिंग का, लैंड स्लाइडिंग का क्या कोई खतरा अब भी मौजूद है?
देखिए ये वाला सिलसिला जो है अभी इसमें भी जो है ना बहुत ज्यादा तो इसकी इंटेंसिटी नहीं होगी, सही। लेकिन इसमें जो आइसोलेटेड चंद एक मुकामात पर जो है खास तौर पे जो कश्मीर के इलाके होंगे और बलाई खबर पख्तूनख्वा के भी इलाके होंगे, और इसमें जो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश है। लाहौर में जो है एक्सपेक्टेड है कि मूसलाधार बारिश जो है ना वो हो जाएगी, और गुजरांवाला में भी जो है ना। अच्छा इरफान साहब, जैसे कि ये बताया जा रहा है कि नवा स्पेल है, ये कितनी देर तक जारी रहेगा? और शिद्दत तो आपने बता ही दी है कि इतनी शिद्दत का नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल है, सड़कों पर पानी जमा है, आवाम परेशान है, और जिस तरह पानी के रैले बह रहे हैं, उस कंडीशन में फिर क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए अभी जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है ना, इसमें थोड़ी सारी बारिश भी जो होगी, इसमें मजीद अगर बारिश हुई तो जारी बात है जो शहरी इलाके हैं उनमें जो है अर्बन फ्लडिंग का है, और वो तो है। बाकी ये जो पानी ऑलरेडी जो मैदानी इलाकों में मौजूद है, जो दरिया सतलुज के में मौजूद है, या दरिया रावी में मौजूद है, या दरिया चिनाब में जो आगे चलियोट की तरफ रवा दमा है, तो ये जो है इसने तो अपना रास्ता इख्तियार करना है, ये तो पानी जाएगा ही जाएगा। और जो बारिश है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा शायद ना हो, लेकिन ये है कि ये जो पानी है ये मैदानी इलाकों में ये तो करेगा, ये तकरीबन अगले 1-2 हफ्ते तक चल सकता है। अच्छा इरफान साहब, अभी हम अपडेट्स ले रहे थे, रावी किनारे हमारे नुमाइंदे मौजूद है, वो बता रहे थे कि 2000 क्यूसिक जो है पानी की कमी हुई है अभी तक रावी के अंदर। सर ये बताइएगा कि दरियाओं और बैराजों में भी पानी की सतह क्या बढ़ने का खदशा है, या फिर टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली ये पानी की सतह कम होती जाएगी जब ये रेले गुजर जाएंगे? देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ये जो अब जैसे मराला, खान की और कादराबाद से जो है ये निकल गया है पानी, अब ये चनियोट की तरफ जा रहा है, जो चिनाब का पानी है, और रावी का पानी जो है वो अभी शादरा में मौजूद है, और अगले 12 से 18 घंटों में शादरा में जो है ना वो पानी में काफी हद तक कमी हो जाएगी, और ये फिर आगे बल्लोकी की तरफ चला जाएगा। इसी तरह जो सतलुज का पानी है, लेकिन सतलुज में जो है वो गंडा सिंह में अभी भी जो है ना वो पानी जो है ना वो बरकरार है, गंडा सिंह में जो है ना वो ज्यादा पानी है, तो इसलिए वहां पर जो है सतलुज में सिचुएशन जो है वो ऐसी रही। अच्छा इरफान साहब, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि अलर्ट भी जारी किया जाता है और हुकूमतें एक्टिव भी होती हैं, इंतजामिया भी एक्टिव होती है और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। आपको लगता है कि बर वक्त अगर कोई इंतजामात कर लिए जाएं, जिस तरह से डिजास्टर आ रहा है, उससे हम बहुत ये जो भारी नुकसान हो रहा है बचा जा सकता है इतनी तबाही से? देखिए इसके लिए तो लॉन्ग टर्म जो है ना वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो उस तरीके से आप चलेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जहां पर अब ऐसा है कि इससे पहले इस तरह की सिचुएशन जो है ना दरिया रावी में और यहाँ पर नहीं देखी गई। काफी अर्सा 1988 में जो है ना वो इतना पानी आया था, और उसके बाद जो है ना वो अब ये सिचुएशन बन रही है। तो ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बारिशों के पैटर्न जो हैं वो बदल रहे हैं। अब जिस जगह पे ये बारिश हुई है वो क्रिटिकल थी, उस बारिश ने जो है ना वो ये कमेंट कर दीजिएगा सर कि ये जो नवा स्पेल हम डिस्कस कर रहे हैं ये कितना तवील हो सकता है, कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं, और क्या इसके बाद भी कोई स्पेल हो सकता है, या फिर बारिशों का जो जोर है वो अब टूट जाएगा? देखिए जी, अभी मानसून जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, अभी ये वाला स्पेल गुजरेगा, उसके बाद एक स्पेल और पीछे आ रहा है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो जनूब के सिमत में जाएगा, लेकिन अभी जो है मानसून जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा। ये स्पेल जैसे गुजरेगा तो बला इलाकों में सही। इरफान विर्क साहब थे हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगे आने वाले मौसम की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे और इस वक्त क्या कंडीशन से बता रहे थे। आपके वक्त का शुक्रिया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जितनी सैलाब से तबाहकारियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ हम नवे स्पेल की बात करें और जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि जी अभी 10वां स्पेल भी आएगा, ये भी खदशात बताए जा रहे हैं, तो मजीद बारिशें होंगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं ये भी हो सकता है माम कि उसकी जो समत है वो बदल जाए, जैसे इरफान साहब कह रहे थे कि नूरपुर की तरफ शायद इंडिया की तरफ वो चला जाए, लेकिन क्रिटिकल बात यही है कि सैलाबी सूरत हाल है, पानी के रैले बह रहे हैं, बस्तियां की बस्तियां जो हैं वो पानी में बह चुकी हैं, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो मुतासिर हो रहा है और गाड़ियां बाइक्स जो हैं हम देख रहे थे कि पानी में बह गई हैं, लोगों के मवेशी पानी में बह गए हैं। जो सैलाबी सूरत हाल है उससे इस वक्त हमारी आवाम जो है बह चुकी हैं, सड़कें पूरी की पूरी बह चुकी हैं, लोगों का जो है वो राबता मुनक़ता हो गया है, लोग जो है वो एक जगह पर महदूद हो गए हैं, मसदूद हो गए हैं और रास्ते बड़े बंद हैं वहाँ पर। और अगर देखें
तो रावी में तो थोड़ा सा पानी की सतह में कुछ कमी आई है। हालांकि हाउसिंग सोसाइटियों में रात गए पानी भी दाखिल हुआ और जी। हमने देखा कि पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट भी कर रही है, उनको खाली भी करवाया जा रहा है। लेकिन कसूर गंडा सिंह वाला में हम देख रहे हैं कि जो पानी की सतह मसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन कम नहीं इसमें हो रही। तकलीफ दे बात यह है कि जैसे कहा जा रहा है कि अपनी जमीन छोड़ने का कहा जा रहा है, नकलो हरकत के लिए कहा जा रहा है, तो ये बड़ी मुश्किल कंडीशन है इस वक्त। और यकीनन एक क्लाइमेट यही चेंज एलिमेंट है है ना, लोग कह रहे हैं कि इन्हीं जमीनों पे, इन्हीं माल मवेशियों पे हमारा गुजर बसर होता था। अगर हम इन्हीं जमीनों को, ज़राई जमीनों को छोड़ देंगे तो हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं है कुछ अपना रिस्क कमाने का, तो हम कहाँ जाएं। लेकिन अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा कुछ मजीद सेगमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक 6 लाख अफराद हैं जो कि सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। हजारों घराने उजड़ चुके हैं और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह गई है। मवेशी पानी की नजर हो गए, फसलें तबाह हो गई और हजारों खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले या फिर कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं और महफूज छत के मुंतज़िर। जी बिल्कुल, और बहुत ही आवाम के लिए मुश्किल सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया जा रहा है, मगर तबाही इतनी बड़ी है कि सिर्फ हुकूमत अकेले कुछ कर ही नहीं सकती है। प्राइवेट हजरात को भी आगे आने की ज़रूरत है। ऐसे में इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत रियल स्टेट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मेहदी शाह आगे बढ़े हैं और अपनी मदद आपके तहत सैलाब मुतासरीन के लिए घर बना के देने का अज़्म रखते हैं। और ये बहुत ही खुशाइंद बात भी है और वाकई फ़ख्र की बात है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो आवाम की और खिदमत के ऐसे लिए। लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और इस पर बात भी होनी चाहिए। तो सैयद मेहदी शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इकदाम आपकी जानिब से लिया गया है। तो ये बताइएगा सर, ये इंडिविजुअली आप कर रहे हैं या फिर कुछ और लोग भी आपके साथ हैं जो आपका साथ दे रहे हैं? क्योंकि फर्द वाहिद इंडिविजुअली कितना आप काम कर सकते हैं, एक हद तक आप यूनिट बना सकते हैं, अब ज़्यादा लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, इस बारे में बताइए। एब्सोल्युटली जी, बेसिकली हम भी जब यहाँ से गए थे वहाँ पे तो मेन पर्पस यही था कि लोगों को खुराक और बेसिक नेसेसिटीज़ की पे काम किया जाए। बट हमने देखा कि वहाँ माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी। एनजीओज़ भी हैं और इंडिविजुअल्स भी जा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट एड का काम है, ये तो 5 दिनों में, 7 दिनों में, 10 दिनों में ये लोग वहाँ से निकल आएंगे। तो उसके बाद वो लोग एक बहुत बड़े और डिज़ास्टर से फेस करने वाले हैं जो बेसिकली सर्दी की शक्ल में आने वाला है। जी। विंटर है और आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ का विंटर्स दे आर वेरी एक्सट्रीम और वहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला जो आगे होने वाला है वो उनके शेल्टर का है। जी। तो बस हम चूँकि इस काम से कनेक्टेड हैं तो हमारे ज़िम्मे आयत अल्लाह ताला ने डाला कि अल्लाह ताला ने हमें सब, यानी आपका पहले प्लान नहीं था, जब आप लोगों ने वहाँ पर विजिट किया, ऑब्जर्व किया, तब आपको पता चला कि छतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, बेसिकली हमने ये किया कि हमने ये प्लान किया कि पहले तो हमने एनजीओज़ को ही अप्रोच किया कि हम उनको कुछ फंड्स देते हैं ताकि वो वहाँ पे काम कर सकें। फिर अल्लाह की तरफ से हमारे दिल में अल्लाह ने ही बात डाली कि हम जाएं वहाँ पे और जाके देखें। तो जब हमने देखा, जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो हमने देखा कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। अब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम एक लिमिटेड हद तक काम कर सकते हैं। जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है हम वो इंशाल्लाह वहाँ पे मेहदी साहब, करेंगे। यकीनन ये बहुत ही अच्छा इकदाम है और सुनकर भी बहुत खुशी हो रही है। और यकीनन वो आवाम जो बेसरो सामानी की हालत में है उनके लिए छत मिल जाना तो सबसे बड़ी नेमत है। और आप ये काम कर रहे हैं, यकीनन बाइस इज्जत, बाइस एहतराम भी है। ऐसा सोच लेना आज के दौर में, आपने तो वो सच कर दिखाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो ये सूरत हाल कब तक रहेगी और इससे पहले आप कितनी बार ये कर चुके हैं, या ये आइडिया सिर्फ इसी सिचुएशन को देखते हुए आपको आया? ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये पर्टिकुलर आइडिया सिर्फ इसी सिचुएशन में है और इससे पहले तो ऐसा मेरा कोई काम नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कबूल करे, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था कि मैं आके इसमें करूं। बट मुझे दोस्तों ने वो किया कि यार हो सकता है कि हमारे बोलने से, हमारे बात करने से और भी लोगों को बिल्कुल चुना इस काम के लिए, हम तो यही कहेंगे। और हमारा कोशिश भी यही है कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाए कि वो भी आपके साथ आके जुड़ें, आपके साथ मिलकर काम करें, चाहे वो रियल एस्टेट से या किसी भी शोबे से। हमने देखा कि हदीका कियानी की जानिब से कितना खामोशी से ये काम किया गया, इस तरह के यूनिट बना के दिए गए। सर, ये बताइएगा, जो यूनिट आप बनाने का इरादा रखते हैं उसमें क्या होगा, कितने कमरे हो सकते हैं और किस तरह की सहूलियत हो सकती हैं, क्या कॉस्ट आएगी पर यूनिट आपको?
अच्छा, वहाँ जो पहले भी घर है वहाँ को वो सहूलियात वाले घर नहीं होते, उनका लिविंग स्टाइल नॉर्मल घर होते हैं, उनका लिविंग स्टाइल बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। बिल्कुल जो जिसे हम नोमैड लाइफस्टाइल कहते हैं वो बिल्कुल उस तरह का उनका लाइफस्टाइल है। और हम भी वहाँ पर एक कमरा, एक वॉशरूम और 4 दीवारी, और बेसिक जो फर्स्ट हमारा फोकस है वो उन लोगों को शेल्टर देना है, स्पेशली उन खवातीन को जिनके हेड्स जो है ना वो नहीं रहे। मतलब अगर कोई मेल मेंबर जहाँ नहीं है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वही है, यानी तरजीह जो है आपकी वो जो बेवा हो गई है वहाँ पे खवातीन वो हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा मेहदी साहब, ये मुस्तकिल है या आर्जी पनागाहों के तौर पर होगा, या फिर जैसे कहते हैं कि घर की सूरत में कोई मरहल होता है ना, इतने मरले का हो गया, या फिर फ्लैट सिस्टम की सूरत में होगा? देखिए, मरले हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि जिसकी जगह होगी पहले उसका जहाँ गिरा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, बट हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर सकते, हमारे अपने एक लिमिटेशंस हैं। हम सिर्फ छत देना चाह रहे हैं, एक कमरा और एक वॉशरूम और 4 छत भी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। उनसे पूछिए जो इस वक्त खुले आसमान तले पड़े हैं या फिर बारीक से कैंपों के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, छत मिल जाना बहुत बड़ी नेमत होगी उनके लिए। अल्लाह ताला से दुआ है, आप भी करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और जो देख रहे हैं वो भी दुआ करें और ये कि अल्लाह हमें तौफीक दे, सिलसिला कब से हो रहा है? इससे बेहतर से बेहतर कर सके। और ये सिलसिला मतलब कब से शुरू करने जा रही है, क्योंकि आपकी टीम तो ऑफन हम देख रहे हैं कि विजिट भी कर रही है मुतासरा इलाकों का और अपनी रिसर्च भी कर रही है, तो कब से काम का आगाज करने का इरादा? अभी 4 सितंबर तक लास्ट कॉल है, ये जो बारिशों की दोबारा अगली तक, तो 4 सितंबर के बाद इंशाल्लाह, अल्लाह करे आगे कोई स्पेल का अगर नहीं है तो हम उसके इमीडिएटली उस पर। अच्छा, स्पेल तो वैसे बताया जा रहा है कि 10वां स्पेल भी आएगा अभी, कि आपकी हुकूमत के साथ या इदारों के साथ कोई कनेक्शन या राब्ते में है इस हवाले से? कोई नहीं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनमें से हमने उनसे कुछ कॉस्टिंग के हवाले से और कुछ रिसोर्सेज के हवाले से, मटेरियल्स के रिसोर्सेज के हवाले से हमने उनसे रब्ता किया है, और हमें वहाँ से कुछ अच्छी सपोर्ट भी मिली है, बट हम किसी इदारे के साथ ऐसा, यानी कि ये अपनी मदद आपके तहत, आप जितने वसाइल हैं, जितने फंड्स आपके पास हैं, उसमें आप ये जी बिल्कुल। मेरी साहब, इस सिलसिले में आपने कोई अपनी फैमिली में, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड सर्कल्स में भी उनसे भी ये आइडिया शेयर किया हो, क्योंकि दर्द दिल रखने वाले बहुत हैं। अब आप डोनेशन की बात करें तो पाकिस्तानी हमेशा आगे होते हैं, चाहे अपने पास कुछ हो ना हो, लेकिन वो डोनेट लाजमी करते हैं इस तरह की सूरत हाल में। तो क्या उन्होंने भी कोई इस तरह का इरादा जाहिर किया कि वो भी आपके साथ मिलेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ ना, ये मेरे साथ फैमिली मेरी खड़ी हुई है और मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, और फर्स्ट सर्कल में जिसको मैंने मैसेज किया ना, तो उसने मुझे हैरान किया है वापसी पर, अपने रिस्पॉन्स से मुझे उसने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि यार ये रिस्पॉन्स आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट जो मेरा सर्कल है वही इसमें कनेक्टेड हैं, जो मेरे साथ लोग हैं, और उनके साथ ही ये मुमकिन हो सका है। अदरवाइज घर बनाना, वहाँ जाकर ये चीज़ डिलीवर करना मेरा नहीं ख्याल ही मुमकिन। अच्छा सर, लास्ट में अवाम के लिए या मुखय्यर हजरात के लिए आपका क्या मैसेज है? मुखय्यर हजरात के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप लोग भी आएँ और देखें, बहुत छोटी सी अमाउंट है, 500,000 to 700,000 में एक अच्छा घर जो है ना वो, मतलब मुनासिब एक छत जो है ना वहाँ बन जाती है, तो लोगों को, और लोग इससे बहुत बड़ा डोनेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल इससे ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, तो इस तरफ भी आना चाहिए, और ये उनकी ज़रूरत है। सर्दी में छत ना हुई तो रोटी किसी काम की आप चाहें तो मैसेज यही है कि आप चाहें तो पूरा यूनिट भी बना सकते हैं आपके साथ मिलकर, एक पूरा वहाँ पे लोग जो हैं वो बनाना चाहें, या फिर आपके साथ वैसे जितना भी आपकी, तो जितनी भी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब, बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, एक बार फिर से आपकी आमद का शुक्रिया करते हैं। और नाजरीन, बिल्कुल मुखय्यर हजरात से और जितने भी दर्द दिल रखने वाले हैं वो आगे आएँ और इस तरह की चीज़ों में जो है वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर चाहिए। वहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है, दवाइयाँ, खुराक, इमदाद तो पहुँचाई जा रही है, लेकिन मुस्तकिल किसी के लिए घर सोचना ये बहुत बड़ा कदम है, और यकीनन ऐसे लोग हैं और ये हमारे साथ बैठे मिसालें हैं, और हम चाहते हैं कि और भी ऐसे लोग जो मौजूद हैं अगर, तो वो आए, सामने आए, और जितने भी ऐसे आवाम में हम देख रहे हैं कि मजलूम लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करें, उनकी इमदाद करें, उनको शेल्टर दें, उनको पनाह दें। इसी के साथ साथ और जितनी ये बाइसे क्या कहते हैं एहतराम लोग हैं हमारे लिए, यकीनन बहुत खुशी भी हो रही है मुझे, और जितनी भी की जाए इसकी काम है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक तहसीन काम है जो कि किया जा रहा है। एक बार फिर से बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों की और उसके असरात की, और हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी आबी जारियत की जा रही है, तो पाकिस्तान जो है वो नए बहरान से दो चार होने जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, और ऐसे में NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बड़ी वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि आइंदा साल खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और GB में कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। 45% ग्लेशियर पिघल रहे हैं और 65% ग्लेशियर्स पिघल गए तो खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। कुदरती आफात से बचने के लिए जो पेशगी इकदामात हैं वो करना होंगे, ये अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक अपनी खुसूसी रिपोर्ट में ये भी कह चुका है कि मौसमियाती तब्दीली आने वाले बरसों में पाकिस्तान की जीडीपी को शदीद नुकसान पहुंचाएगी और 2050 तक कम से कम 18 से 20% कमी मुतवक्के है। और इसमें सबसे बड़ा क्या जंगलात की कटाई और आग के वाकयात का है, जहां हर साल 10 मिलियन एकड़ जंगलात काट दिए जाते हैं और 70 मिलियन एकड़ आग की नजर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात क्या होंगे, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी रिदा राशिद और मरियम शबीर, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं ये। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले रिदा आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुतासरा मौसमियाती तब्दीलियों का दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, तो ये तब्दीलियों के असरात ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और पाकिस्तान ही क्यों ज़्यादा मुतासिर हो रहा है? जी, अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान 5वें नंबर पर क्यों आ गया, उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जियोग्राफिकली आपकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर आपके पास 7000 ग्लेशियर मौजूद हैं। आप दुनिया के एक ऐसे नक्शे पर आते हैं, ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ आप आपके अपने नेचुरल वजह से आप वल्नरेबल हैं। दूसरी वजह यह है कि आपकी गवर्नेंस बहुत बुरी है। आपके पास इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं है, आपके पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है, आपके पास पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है, आपके पास प्लानिंग मौजूद नहीं है। तीसरी वजह यह है कि आप गुर्बत में बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं। आपके 43% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये 3 सबसे बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान वल्नरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हर साल सैलाब भी आते हैं, हीट वेव्स भी आती हैं, स्मोक का नया सीज़न ऐड हो गया है, जंगलात में हमने देखा कितनी आग लगती है। और अभी जिस तरह सैलाब भी आए हैं, अगर आप देखें कि बारिशें मानसून की वजह से जाहिर सी बात है पैटर्न आपका चेंज हुआ है बारिशों का, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपकी रिवर इंक्रोचमेंट्स हैं वो है, चाहे वो सवात रिवर या अभी आप पंजाब में अगर सैलाब देखें तो पंजाब में इस वक्त रावी के ऊपर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनका सबसे बड़ा कसूर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रावी से पानी निकलकर बाहर जितनी आबादियां हैं उनको बहा कर लेकर जा रहे हैं। और ये ऐसे ही होगा अगर हमारी प्लानिंग जो है वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की नहीं होगी, अगर हम क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेंगे और अगर हम क्लाइमेट चेंज को अपनी हर चीज हमें में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। नहीं। आपने दुरुस्त कहा रिदा। मरियम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। मौसमियाती तब्दीली को अगर हम देखें तो कौमी सलामती का भी मसला करार दिया जा रहा है। क्या वाकई ये बहुत बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मईशत को भी आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा? जी बिल्कुल, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको ऑलरेडी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता है। और दुनिया में जो रिसर्चेस हैं, तहकीकात हैं, वो आपको बताती हैं कि जो आपकी अगली बड़ी जंग दुनिया की जो वर्ल्ड वॉर हो सकती है वो पानी के ऊपर हो सकती है, वाटर वॉर्स के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की लपेट में है और वाटर स्कार्सिटी जो खुश्क साली की तरफ जो है वो दुनिया जा रही है, या कहत साली भी जो है वो लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है उसमें भी होती है। तो ऑफकोर्स आपकी रिसोर्सेज आपके डिप्लीट हो रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा रूट कॉज को समझना पड़ेगा कि क्या है। एक तो आपका रूट कॉज ऑफकोर्स फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है, जो आपके सारे ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी कर रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान के पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो दूसरे ममालिक की गलतियों से सीखे और ना इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर विंड एनर्जी हमारे पास है, हमारे पास सूरज की तवानाई हम हासिल कर सकते हैं, पानी की तवानाई हम हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत सारे ममालिक में नहीं होते हैं। तो दूसरी बड़ी रूट कॉज जो है वो आपको ये समझनी पड़ेगी कि हमारी जो पॉपुलेशन है दुनिया भर में, पाकिस्तान की आबादी जिस रेट से बढ़ रही है शायद ही किसी मुल्क की बढ़ रही हो, और चूंकि आपकी आबादी अगर एक इलाके में ज़्यादा होती है तो कंजम्पशन उसी हिसाब से होती है, डिमांड हर चीज़ की रिसोर्सेज की उसी हिसाब से होती है। तीसरी बड़ी वजह अगर आप ये देखें तो आपको ये नज़र आता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादातर हैं वो आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में कंसंट्रेटेड नज़र आती हैं। आपको हेल्थ केयर एक्सेस भी बड़े बड़े शहरों में नज़र आता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बड़े शहरों में नज़र आती हैं। अब होता ये है कि जो देहात या टाउन्स में जो इलाके लोग हैं वो फिर नकल मकानी करके बड़े शहरों की तरफ आते हैं, और मैं उनको ब्लेम नहीं करती, ये उनका हक है कि वो भी इन चीज़ों को अवेल करें। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट्स को ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये इस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर लोगों को और एजुकेशन लेवल और यूनिवर्सिटीज इतने इलाकों में, देहातों और हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए। रिसोर्सेज हमारे पास, जी रिसोर्सेज हमारे पास हैं,
रिदा, आपकी जानिब भी दोबारा आऊंगी। कहिएगा, जिस तरह से चेयरमैन NDMA ने भी कहा है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो 65% तक पिघल चुके हैं और मज़ीद भी पिघलने का खदशा है, और जैसे कि मरियम साहिबा भी कह रही थी कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन शायद उस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, तो ये इकदाम दीगर ममालिक में कैसे अमल में लाया जाता है? जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, और अगर पाकिस्तान में है तो इनको कैसे यूटिलाइज करके बचा जा सकता है ग्लेशियर्स पिघलने से? जी, अगर ग्लेशियर्स पिघलने की बात की जाए, पाकिस्तान इज़ होम टू 7000 ग्लेशियर्स, जो कि आर्कटिक रीजन से सबसे ज़्यादा बाहर जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं वो पाकिस्तान के या जो आपका हिंदू कश का इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। और ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे और इसमें से 3000 के करीब जो ग्लेशियर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिसके बाद आपके ग्लोव्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता इन ग्लेशियर्स को पिघलने से, क्योंकि ये आपके जो एमिशंस हैं, जो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान इसके इम्पैक्ट को ज़रूर कम कर सकता है। जो आपने जिस तरह आप सवात में अगर एग्जाम्पल लें तो सवात रिवर पर जितनी इंक्रोचमेंट मौजूद है, जिस हिसाब से दरख्त और जंगलात काटे जा रहे हैं सवात में, हुंजा में पूरा एक टिम्बर माफिया मौजूद है, उस पर अगर काबू पाया जाए और आपके जो KPK का कानून है इंक्रोचमेंट का, अगर उसको लागू किया जाए तो इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। पाकिस्तान इम्पैक्ट्स पर कंट्रोल कर सकता है। आप ग्लेशियर्स पिघलने से पाकिस्तान के पास ना रिसोर्स इस वक्त मौजूद है, ना पैसा इतना मौजूद है कि पाकिस्तान उसको रोक सके, लेकिन पाकिस्तान का इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने की ज़रूर प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं मौजूद आपके पास। बिल्कुल ठीक आपने कहा रिदा। मरियम साहिबा, जिस तरह से अभी रिदा भी बात करी थी जंगलात के कटाव के हवाले से, एक तो हम देखते हैं कि आग लगने के जो वाकयात है, तकरीबन 70 मिलियन एकड़ जो है जंगलात आग से मुतासर होते हैं, लेकिन इस फ्लड के दौरान एक बड़ी तशवीशनाक अफसोसनाक सूरत हाल हमने ये देखी कि किस तरह दरिया में जो है वो लकड़ियां छुपाई गई थी टिम्बर माफिया की जानिब से, और किस तरह लोग सैलाब की परवाह किए बिना उन लकड़ियों को समेटने में लगे हुए थे। और तकरीबन पाकिस्तान में हर साल 10 मिलियन एकड़ जंगलात की कटाई होती है। अगर इनको हम टिम्बर माफिया से बचा लें तो माहौल में कितनी बेहतरी आ सकती है? जी, आप बिल्कुल ऐसा ही है कि जो दरख्त हैं वो आपका सबसे सस्ता रिसोर्स होते हैं आपके क्लाइमेट चेंज के जो क्राइसिस है उनको थोड़ा टैकल करने के लिए। इसको थोड़ा रिस्पॉन्स देने से पहले मैं एक और इंटरवेंशन ग्लेशियर मेल्टिंग पे देना चाहूँगी कि मैं फील्ड वर्क के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में कुछ साल पहले गई थी और वहाँ पर मैंने ये देखा कि कुछ लोकल्स हैं वो बाकायदा ऊपर जाते हैं लेके गधों को और ग्लेशियर काट के नीचे मार्केट में आके गोला डंडा बना के भेजते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी एक स्टडी होनी चाहिए कि कितने फीसद जो है वो लोकल्स काट के जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक डिफॉरेस्टेशन की बात है, आप देखें कि 2001 से 2024 के दरमियान फॉरेस्ट वॉच के डेटा के मुताबिक सिर्फ KP के इलाके में 95% जो है वो फॉरेस्ट कैनोपी को रिमूव किया गया। तो आप ये देखें कि जो टिम्बर माफिया हैं आपका, ये तो सैलाब आए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो वीडियोज़ आई हैं तो नज़र आया है। सैलाब नहीं भी होते तो टिम्बर माफिया कानूनी इदारों से बचने के लिए रोड्स के बजाय, लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने के बजाय आप ये देखते हैं कि दरियाओं में फेंकते हैं और उसी से कलेक्ट किए जाते हैं। आगे जो भी उनमें रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास लॉज तो मौजूद हैं, फॉरेस्ट एक्ट हमारे पास मौजूद हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये टिम्बर माफिया इतना पावरफुल है कि आप देखें कि मैं कोहटा के इलाके से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दरख्तों की डिफॉरेस्टेशन होती है या गर्मियों में आग लगा दी जाती है। टिम्बर माफिया के ये जो अनासिर होते हैं वही लगवाते हैं ताकि वो अपने काम जो है वो लकड़ियाँ काटने का कर सकें, तवज्जो दूसरी तरफ करके। तो ये जो इन्फोर्समेंट लॉज की है और जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट एक्ट के अंडर फॉरेस्ट गार्ड्स हर जगह आपके होते हैं, वो बहुत ही कम हैं। और अगर हैं भी तो इस्लामाबाद में चंद साल पहले एक फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो आई थिंक यही माफिया उसके पीछे इन्वॉल्व था, लकड़ियाँ काटना चाहते तो उसको कत्ल कर दिया गया था। तो हमें एक तो फॉरेस्ट गार्ड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। अदालतों को इनका नोटिस लेना पड़ेगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है वो इसकी ओनरशिप फॉरेस्ट की लेनी पड़ेगी। आखिर में कहिएगा, जिस तरह से हम वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 2050 तक GDP में 18 से 20% तक कमी आ सकती है, तो ये कितना बड़ा मुआशी खतरा है और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर आप क्या देख रही हैं? नहीं, बिल्कुल आप देखें मरियम साहिबा ने भी जिस तरह बात शुरू की थी, आपके इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स भी होंगे, आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होंगे और लोगों का जो रोज़गार है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए, पाकिस्तान की 37% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। आपका बहुत बड़ा 23% तकरीबन GDP जो है आपका एग्रीकल्चर से आता है। आपकी 80% आबादी जो है वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर आपका एग्रीकल्चर होता है। तो अगर आपका एग्रीकल्चर, जिस तरह सैलाब आए उसकी वजह से एग्रीकल्चर आपका इम्पैक्ट होगा, आपकी इकॉनमी इम्पैक्ट होगी। आपकी इकॉनमी एग्रेरियन इकॉनमी है, एग्रीकल्चर के
के अराउंड चलती है, और जब आपका एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो आपकी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। लेकिन इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी, आप हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी नहीं है, बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रही है पाकिस्तान में भी कम्युनिटी, वो इस्लामाबाद में या बड़ी प्रिविलेज जगहों पर रहने वाले लोग नहीं है, वो गरीब आबादी है आपकी, उनकी इम्यूनिटी उनके बच्चों की ऑलरेडी बहुत कम है। बिल्कुल, जिसकी वजह वो से ऑलरेडी भी गरीब लोग हैं और वो impact बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। और इस मसले पर आप लोगों ने बड़ी बेहतरीन की है। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। रिदा और मरियम हमारे साथ मौजूद थी और ये बता रही थी कि किस किस बात का अफसोस किया जाए। मतलब टिम्बर माफिया जो है वो जंगलात को आग लगाता है ताकि वो अपना काम कर सके, खामोशी से दरख्त काट सके। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दरिया है अब वो इतनी ज़मीन अपने साथ लेकर जा रहा है, ज़मीनी कटाव इस हद तक बढ़ चुका है। और ये जो ज़रूरी मुल्क है, इसकी ज़मीन अगर दरिया की नज़र हो जाएगी तो फिर हमारा किसान जो है वो कहाँ से खाए? पिघलने का जो सिलसिला अब जारी है, इसके लिए हुकूमत को इकदाम करने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मरियम साहिबा भी कह रही थी कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दीगर ममालिक में ये चीज़ें नहीं हैं, और फिर भी वहाँ पर इतने इक्विपमेंट्स हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि वो इस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रिसोर्सेज होने के बावजूद भी पॉलिसी की कमी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जी इस तरह की कोई पॉलिसी बने और इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। है नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया भर में सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने आवाम को बेशुमार सहूलतें फराहम की हैं। वहीं ये हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है कि ये सहूलतें बाज़ औक़ात जो हैं वो नुकसानदेह साबित होती हैं। उज़ैर, बिल्कुल, ऑनलाइन स्कैम्स के नाम पर मासूम लोगों को लालच दिया जाता है, फिर ये झूठी उम्मीदें उनकी ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासर करती हैं। तो आपने इनसे किस तरह बचना है, इस हवाले से हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान, और आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में। ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब दिन ब दिन इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। एक फेमस यूट्यूबर डकी भाई का भी एक केस FIA में रिपोर्ट हुआ है अभी जो कि गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे। आज इस हवाले से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कभी ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हुए। क्या हाल है? ठीक हूँ। आपका नाम? मीरल शहजाद। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर फैमिली के साथ आई हुई हैं हाँ आप। हमारा छोटा सा ये है आज के, कभी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ? हाँ, एक दफ़ा हुआ है। ठीक है, वो क्या था? उसमें ये हुआ था कि वैसे नोटिफिकेशन आते हैं डिफरेंट, लेकिन अक्सर मैं इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन एक दिन ऐसे ही हुआ कि कोई नोटिफिकेशन आया और उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि आप ये लिंक खोलें, और मुझे लगा शायद मेरा कोई पार्सल है, तो मैंने जब खोला तो वो कोई ऑनलाइन बेटिंग ऐप थी, और उसकी वजह से मैंने जब अपनी पेमेंट की तो वो सारे जितने मेरे अकाउंट में पैसे थे वो सारे उस ट्रांसफ़र हो गए, तो काफ़ी नुकसान हुआ। कभी ऑनलाइन स्कैम हुआ? जी बहुत हुए हैं। कोई एक बताइएगा। अभी परसों ही किसी ने मेरे घर पे खाना ऑर्डर कर दिया बगैर बताए, एंड देन आई हैड टू पे फॉर इट। ओह माय गॉड। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ है कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, और उसने अपनी आधी पेमेंट 10,000 भिजवा दी, और फिर बाकी आधी भेजने से पहले जिस बंदे से उसने ऑर्डर किया था उसको ब्लॉक कर दिया। अभी ऑनलाइन स्कैम हुआ आपके साथ? ऑनलाइन स्कैम्स तो आजकल बहुत है, और जो बहुत सबसे आम है वो शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग जो मेरे साथ बहुत हुई है। खैर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो इसलिए हुई भी है ऑब्वियसली। तो एक दफ़ा मैंने एक वेबसाइट से, इंस्टा की वेबसाइट से, जिस तरह आपको पता है इतने ज़्यादा वेबसाइट्स हैं इंस्टा पे अभी न्यूली आए हैं ब्रांड्स, और होते नहीं है इतने वेल नोन, तो बस मैंने उससे ऑर्डर किया था। मैंने बहुत अच्छा लगाया होता है। हाँ, मैंने शर्ट वहाँ लिखा था कॉटन, और आया मेरे पास वो बिल्कुल वो गंदी क्वालिटी का वो सिल्क टाइप क्या होता है, पता नहीं कहाँ से आया। तो आप बताइएगा कभी इस तरह के साथ आपके साथ हुआ? ऑफ कोर्स ऑनलाइन स्कैम्स तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, एज यू कैन सी स्कैमर्स। कभी किसी गैम्बलिंग ऐप से? गैम्बलिंग ऐप से मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं। अब तो इवन एजुकेशन सिस्टम वाले भी आपको बन के कॉल कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास आपकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी वेरिफिकेशन के लिए अपना कोड वगैरह हमें दें, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो यस, होते रहते हैं। आई थिंक इफ़ यू पे नो हीड टू दैट एंड जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, तो बच सकते हैं आप। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मतलब गर्ल्स तो बहुत शॉपिंग करती हैं, तो कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा? बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि आप जिस क्वालिटी की चीज़ आपको नज़र आती है, यू डोंट यूजुअली फाइंड दैट व्हेन यू एक्चुअली गेट दैट थिंग। आपको वो चीज़ नहीं मिलती जब आपको पार्सल जब रिसीव होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक लिप ग्लेज ऑर्डर किया था, और जब वो आया उसका ना शेड सेम था,
ना ही उसकी पिगमेंटेशन सेम थी और उसका टेक्सचर बिल्कुल ही इस तरह था कि आप अपने लिप्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कभी ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड हुआ? जी जी, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन करती हूँ वर्क, लेडीज़ के ना सूट्स वगैरह सब देती हूँ, पर मैंने कभी नहीं किया। मैंने जब भी कराची से कोई चीज़ अवेल की है ना, तो मैंने टॉपर मंगवाया था, तो कलर चेंज और उन्होंने टॉपर नहीं भेजा, उन्होंने कुछ और, हालांकि 2000 का के 25 का मिला था। पोती के लिए मैंने अपनी कपड़े फ्रॉक मंगाए थे, आप यकीन करें दिखाया कुछ और उन्होंने दिया कुछ और था। कोई हल्की सी उन्होंने फ्रॉक रख दिए थे और एक सूट लॉन का ना दे दिया। कभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ आपके साथ? ऑनलाइन फ्रॉड तो होते हैं, लेकिन लोगों को वो झांसा देते हैं। आजकल गेमें निकली हैं कि आप पैसे डबल करें, 1000 दें, लाख ले लें, 2 लाख ले लें, ठीक है। लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ठीक है। आप देखें वो कम से कम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 3-3, 4-4 हज़ार लोग वो गेम खेलते हैं, ठीक है। वो भी मैं भी खेला हूँ, ठीक है। जब आप जीत जाते हैं तो आपको वो 1-2 पैसे दे देते हैं। ओके, मिलते हैं पैसे। मिलते हैं। उसके बाद जब आप ज़्यादा रकम जीतते हैं तो वो आपको वो पैसे नहीं देते हैं। FIU को चाहिए कि ये तमाम जो कंपनीज़ बनी है गेम के, आप देखते हैं ऊपर उन्होंने इशू लगाया, टैटो लगाया होता है कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म। लेकिन FIU को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले। जी नाज़रीन, तो आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम्स का सामना करना पड़ा है, और बहुत सारे ऐसे बॉयज़ हैं जो कि कह रहे थे कि कुछ ऐसी गेम्स ज़रूर हैं जो कि पैसा डबल करती हैं, कि हम उनके साथ गेम्स खेलते हैं और हमारा पैसा जो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है वो तो हमें वसूल हो जाती है, लेकिन जब हम बड़ी गेम जीतते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को संभालना चाहिए, और बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको पैसा डबल करके दे सकती है। सो उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब हम मिलते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट में। तो रुबीना यूसुफ की हमने जी खुसूसी रिपोर्ट देखी, और ये स्कैम्स आवाम के साथ तो होते ही होते हैं, हम लोगों के साथ भी होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि एक छोटा सा बैग था और वो दिखाते ऑनलाइन बहुत बड़ा है, जब वो आता है तो वो पाउच की सूरत में होता है। तो इस तरह के स्कैम्स का शिकार नहीं होना चाहिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट से देखें। कॉल भी आई है कि डिटेल अपनी प्रोवाइड कर दें, आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। यस, इस तरह की स्कैम कॉल्स भी आती हैं। फिर कैसे रिस्पॉन्ड किया? बस फिर मैंने कहा कि फोन बंद कर दे फौरन से पहले। चले, ये आपको तो इल्म था, इस बारे में नॉलेज था, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो बेचारे लालमी में अपने लाखों गवा बैठते हैं, और इस तरह से जो है बचना इनसे बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्कैमर्स जो है ना, हम रोज रोज नए नए तरीके तलाश रहे होते हैं, शातिर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, खवातीन जो है वो खासी फिक्रमंद होती हैं एक मसले को लेकर। खवातीन के बहुत मसाइल है, ये मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों से जी। खवातीन अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होती हैं यकीनन, और उनकी जो खुद एतमादी है वो, जब ये आप अपनी स्किन देखते हैं अच्छी हो, ग्लो कर रही हो, शिफाफ हो, चेहरे पर कोई बाल ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, तो क्या ही बात है, उसकी तो एक ठाठ बाट ही अलग होते हैं, उसकी शोखियाँ ही अलग होती हैं। तो ज़ाहिरी हुस्न को मुतासिर करता है जनाब आपका जो फेस ग्लो है, और आपके चेहरे पर बाल ना हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो, तो ये आपकी खुद एतमादी को भी बढ़ाती है। और बालों की जो स्किन पर जो सूरत हाल होती है उसमें क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या वजह होती है, किस वजह से ये बाल आते हैं, इस पर भी हम आज तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह गैर मुतवाज़न जो ग़िज़ाई आदात हैं वो भी इस मसले का बायस बनती हैं, और ये परेशानी बढ़ती क्यों जा रही है, इसकी रीजंस क्या है, रूट कॉज क्या है, और क्या घरेलू टोटके मुस्तकिल इलाज साबित हो सकते हैं, या ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपको कुछ हेल्प करते हैं। और जदीद दौर में आप देखें लेज़र ट्रीटमेंट ये किस हद तक महफूज और मौसर है, आज इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि कुछ लोग टोटके कर रहे होते हैं ख़वातीन गैर ज़रूरी बालों के लिए, चेहरे के या कहीं पर भी हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं या फिर जो लेज़र है ये लॉन्ग टर्म है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अनवांटेड हेयर की कॉज क्या है। फेशियल हेयर की कॉज होती है बहुत सारी, और इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में से आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, यानी कि PCOS आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्ने आना शुरू हो जाती है, और आपके सर से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, और चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। या हम इसको कहते हैं कि मेल पैटर्न, जैसे आपकी बियर्ड होती है इस एरिया में बाल आना शुरू हो जाते हैं, और वो टर्मिनल हेयर होते हैं, यानी कि थिक हेयर होते हैं।
तो इसलिए सबसे पहले तो जो आपके हार्मोन्स का इलाज है वो बहुत ज़रूरी है, और ये इलाज शुरू होता है वेट रिडक्शन के साथ। जब आप बिल्कुल आइडियल वेट में होते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, तो ये मसला ही ख़त्म हो जाता है। तो ये जो घरेलू टोटके बताते हैं कि हार्मोन बैलेंस करने के लिए आप ये खाएं, ये करें, ये वाला कोई तिल खा लें, वो आजकल ये भी बहुत चल रहा है ना कि सीड्स के साइकिल की भी बात करते हैं लोग सोशल मीडिया पर, इसका कितना इफेक्ट? बिल्कुल, इसमें एक हिकमत वाली बात है, और ये बहुत पुराने नुस्खे हैं जो चलते हैं, हम भी अपनी अम्मियाओं और नानियाओं से सुनते आए हैं, और ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। लेकिन क्यों आजकल हमारी खुराक, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, वो हमारा वेट गेन का बायस बनता है, और वेट गेन की वजह से सेंट्रल ओबेसिटी जो आपकी आती है, पेट के इर्द चर्बी का इकट्ठा होना, उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उसमें सीड्स बेचारे कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट रिडक्शन की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम जंक फूड भी साथ साथ खा रहे होते हैं और हम वेट रिड्यूस भी नहीं कर रहे होते। तो मतलब इसका अल्टीमेटली हल ये है कि आप वेट रिड्यूस करें, एक्सरसाइज करें। स्टार्ट्स विद वेट रिडक्शन, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास एंटी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, और इनको, लेकिन जहाँ पे टर्मिनल हेयर बन गया है उसको उतारना लेज़र का ही काम है। अच्छा, सोल्यूशन ही यही है, क्योंकि टर्मिनल हेयर वापस नहीं जाएगा, टर्मिनल हेयर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा जड़ से, और वो लेज़र्स के साथ ही मुमकिन होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, इनसे निजात का बेहतरीन और लॉन्ग टर्म हल क्या है, पायदार हल क्या है कि ये बाल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएं और दोबारा ग्रो ही ना करें? जी, जैसे हमने कहा कि रूट कॉज को देखना बहुत ज़रूरी है, कि एक तो रूट कॉज देखें और उसको अपने मॉलिज से मिलके उसको ट्रीट करें। जैसे ही वो ट्रीट होंगी तो आपके फर्दर बाल आना बंद हो जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा जो टर्मिनल हेयर बन गया है, जो थिक हेयर आ गया है फेस पे, उसको ख़त्म करना लेज़र की मदद से ही मुमकिन है। हाँ, कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं जो 20-30% का फ़र्क डाल देती हैं। डॉक्टर साहब, कितने मतलब लेज़र के सेशन होते हैं तो ये थिक हेयर्स भी जो हैं ये आपके रिमूव हो जाते हैं, या फिर ये ग्रो करना बंद कर देते हैं? जी देखें, अगर तो लेज़र अच्छा है और आप एक्सपीरियंस हैंड्स में हैं, इसमें भी क्वालिटी बहुत क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आप ब्रांड, ये बताएं ना जरा अंदर की बातें हमसे डिस्कस करें ना। फ़र्क होता है, मशीन्स का बहुत फ़र्क है और करने वाले का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या होता है कि अक्सर जगहों पे हमने देखा है कि टेक्नीशियंस होते हैं या इतने ट्रेंड स्टाफ नहीं होता, या डॉक्टर्स नहीं कर रहे होते। तो एक तो लेज़र का अच्छा और पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा ये कि एक्सपीरियंस हैंड्स हों जो कि कर रहे हैं, ताकि वो इतने अच्छे तरीके से करें और इतनी हाई एनर्जी पे करें कि आपकी स्किन को भी बचा लें और हेयर को भी बर्न कर दें। इस हवाले से अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लोगों ने घरों में मशीनें रखी हुई हैं लेज़र की, और अब तो बस घरेलू ख़वातीन भी लेज़र करके दे रही हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो डेली देख रही होती हूँ, तो बर्न्स बहुत कॉमन है लेज़र के साथ। लेज़र एक कंप्लीट साइंस है, और जब तक आप इसको पढ़ के नहीं आते, इसकी पूरी फिजिक्स समझ के नहीं आते, अब बिल्कुल भी लेज़र सही तरह से नहीं कर सकते। या तो आप बर्न कर देंगे, और या फिर आप अंडरडू करेंगे। जब अंडरडू करेंगे तो एनर्जी इतनी नहीं होती कि हेयर को जला सके, वो बल्कि स्टिमुलेट कर देती है। तो जो आपके फाइन हेयर होते हैं वो भी थिक हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि ये लेज़र शायद ख़तरनाक है, ये कुछ इस तरह से भी है, ये भी बता दीजिए। और वो कहते हैं कि थ्रेडिंग जो है ये ज़्यादा महफूज अमल है, तो बताइए वो बिल्कुल महफूज है या उसके भी कुछ नुकसान? या वैक्सिंग? जी, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, शेविंग, ये ऐसे अमल हैं जो वक्ती हैं, टेम्परेरी हैं। अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ आपकी एक्सेस नहीं है लेज़र्स तक, या लेज़र्स अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल आप घर में ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इससे बाल ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो हर दूसरे दिन बाल निकल आएगा और आपको वैक्सिंग, थ्रेडिंग करनी पड़ेगी। दूसरी ये कि इनमें स्किन के डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बार बार स्किन को खींच रहे हैं, कोलेजन लूज हो जाएगा, स्किन की इलास्टिसिटी चली जाएगी। और अब शेव बार बार कर रहे हैं तो हमने देखा है कि उसके बाद बाल जो हैं उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, और एक ही जगह पे बार बार थ्रेडिंग करने से, रगड़ से वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। तो ये मसाइल आते हैं। लेज़र एक अच्छा सोल्यूशन है जिससे आपकी परमानेंट रिडक्शन। लेज़र अच्छा सोल्यूशन तो है, लेकिन ये भी एक मिथ है कि इससे मुकम्मल तौर पर बाल खत्म हो जाते हैं, ऐसा होता है? देखिए, इसको हम परमानेंट रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब है कि परमानेंटली आपके बाल कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, क्योंकि लाइव टिश्यू है ना, उसमें से आप बिल्कुल जला नहीं रहे स्किन को, आप उनको थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं, और फिर आपको मेंटेनेंस सेशंस पे रहना होता है। लाइक अगर आपके 5-6 अच्छी लेज़र के सेशंस हो चुके हैं तो बाल बिल्कुल ऐसे आते हैं, बिल्कुल रुआं बाल होते हैं। और हम कहते हैं कि 6 मंथ्स में या 1 साल में एक सेशन ले लें, ताकि आपकी मेंटेनेंस रहे और बाल वापस ना आए। तो डॉक्टर साहब, ये सबके लिए सेफ है? मतलब डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, सबके लिए लेज़र सेफ है या कुछ को रेकमेंडेड नहीं होता है?
जी, डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट लेज़र्स होते हैं। अब ये चूँकि हम थोड़े से स्किन ऑफ कलर हैं तो स्किन ऑफ कलर के लिए ख़ास किस्म के लेज़र्स होते हैं। अब ये बात आम लोगों को या आम क्लिनिक्स जहाँ पे सिर्फ टेक्नीशियंस हैं या बिजनेस मॉडल्स हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि हमारी स्किन टाइप्स पे कौन से लेज़र्स काम करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि जैसे जैसे स्किन ऑफ कलर आती है, पिगमेंटेशन हमारी स्किन में बढ़ती है, लेज़र ख़तरनाक होते जाते हैं कि बर्न के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो उसको स्पेसिफिक सेटिंग्स पे और स्पेसिफिक कूलिंग के साथ अप्लाई किया जाता है लेज़र्स को। तो अगेन तो डॉक्टर साहब हमारा मकसद भी ये है कि लोग जो हैं वो एक्सपर्ट के पास जाएं, जो दूसरों के पास जाके अपनी स्किन खराब करवा लेते हैं, यानी जो एक्सपर्ट नहीं है बने हुए हैं बज़ाहिर। मतलब आप ये बताएं कि आप में और उनमें क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा बता दें। आप लोग तो प्रॉपर हिस्ट्री ले रहे होते हैं, बाकायदा पेशेंट की देख रहे होते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, और स्किन टाइप किस तरह से डायग्नोस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं सैलून्स में पड़ी है या कहीं पे भी पड़ी है, तो वो सबको एक ही तरह से जो है वो डील कर रहे होते हैं। ये कितना खतरनाक करना चाहूंगी पर्सनली जो मैं देखती हूँ, और यकीनन जितनी भी खवातीन देखने वाली होंगी, और आजकल की बच्चियां सोशल मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत काम खराब किया हुआ है। स्किन के जो होममेड रेमेडीज, इससे बाल चले जाएंगे, हल्दी डाल लें, लेमन डाल लें और हनी के साथ आप बालों का कोई इलाज करें और बालों को ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, सिर्फ क्वैकरी है। और अक्सर लोग आपने माइक्रोब्लेडिंग ये सुना होगा कि डर्मा प्लानिंग करते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, और इन्फ्लुएंसर्स मेरे पास आते हैं बाद में हेयर रिमूवल के लिए, बिकॉज जब आप एक दफ़ा डर्मा आप रेजर लगा लेते हैं ना फीमेल स्किन के ऊपर, वहाँ पे बाल थिक हो जाएगा, ठीक है, और वो फिर एक दफ़ा वो करके उन्होंने वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले लिए, और उसके बाद वो आ जाते हैं कि अब हमारे बाल थिक हो गए हैं, अब हम क्या करें, तो फिर हमें लेजर्स करना पड़ती हैं। तो इसलिए प्लीज़ 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 मिसगाइड मत करें। वो जो व्यूज़ की कमाई जो ला के आपको फीस की सूरत में देते हैं पहले लेकिन आवाम का कितना नुकसान होता है, बहुत मिसगाइड नहीं करें। इससे ये देखें ना कि एक तो ये बहुत अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि जो स्टडी करके आए हैं उनकी आप राय लें, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बाल अच्छे हैं, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया और वो प्रमोट करने लगे, जिसकी स्किन अच्छी है उसने स्किन के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। ऑयल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हर बंदा दूसरा तीसरा बंदा ऑयल बना रहा है, मतलब ये वाकई कारआमद है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हेयर ग्रोथ के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए। हम देखते रहते हैं और बाद में हमें ये पता चलता है उसमें मेडिसिन ही है, लाइक मिनॉक्सिडिल। हम हेयर फॉल के लिए मिनॉक्सिडिल स्प्रेज का यूज करते हैं काफी सालों से, और बहुत इफेक्टिव है मिनॉक्सिडिल स्प्रे। तो हमने जब अक्सर उन ऑयल्स को देखा और उस पर थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि वो ऑयल कोई भी हो उसमें मिनॉक्सिडिल स्प्रे ही उन्होंने ऐड किया होता है। ये स्प्रे मतलब आपके कलर के लिए बालों के बेहतर होता है या फिर ये टूटते बालों को रोकता है, क्या इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि वेज़ोडाइलेटरी है। वेज़ोडाइलेटरी का मतलब है कि आपकी स्कैल्प की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो जब कहीं ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो वहाँ पे ग्रोथ बढ़ती है, राइट। कोई भी कहीं पे भी आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, तो वो ब्लड सप्लाई के ज़्यादा होने की वजह से जो ऐसे बाल जो बिल्कुल मिनिएचराइज्ड हो गए थे, छोटे हो गए थे, उनको खुराक नहीं मिल रही थी, उनको प्रॉपर खुराक मिलना शुरू हो जाती है, वो दोबारा से लंबे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसका है, लेकिन जब तक हम मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज करते रहते हैं तब तक वो रहते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो गिर जाते हैं। जैसे कि अनवांटेड हेयर के लिए जैसे आपने बताया कि लेजर ही सबसे सूदमंद है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, आम लोग इस तरह अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑल्टरनेट वेज क्या हो सकते हैं बालों को रिमूव करने के? जैसे मैंने अभी बताया कि टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं, कुछ लोशंस आते हैं, इफ्लोरनीथिन होता है उनमें। इफ्लोरनीथिन इज अ मेडिसिन जो कि टॉपिकल लगाने से बालों की ग्रोथ रुक जाती है 20 to 30%। तो आप ये कर सकते हो, 20 to 30% तक ग्रोथ रोक सकते हो टॉपिकल मेडिकेशंस के साथ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, या तो आप थ्रेडिंग करोगे, वैक्सिंग करोगे और फिर अच्छे से और कोई डाइट भी ऐसी हो कि हो सके ये प्रोसेस। देखिए टर्मिनल हेयर रिवर्स नहीं हो सकते, टर्मिनल जब तक हेयर आ गए हैं ना तो उनको रिमूव ही करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें फिर लास्टली आप ये भी बताते हैं, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मेरा सवाल था कि जो लोग दूसरे हैं जो एक्सपर्ट नहीं है, वो किस तरह से, मतलब एक समझे आप एक सिचुएशन है, इमेजिन करें कि उनके पास एक क्लाइंट चला गया, वो किस तरह से डील करते हैं, उनका क्या तरीका होता है, फिर बाद में बताएं कि आप किस तरह से डील करते हैं। बताइए डॉक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात होती है कि आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, राइट। आप कुछ लोग मेडिकेशंस पे होते हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि फोटो सेंसिटिव या लेजर सेंसिटिविटी करती हैं, ये लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इवन प्रेगनेंसी के साथ आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडीज़ का आपने नहीं करना, ठीक है। तीसरा ये है कि आपने देखना है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है, तो इसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि हम आपका लेज़र तो कर देंगे लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं होगा जब तक आपके हार्मोन्स ट्रीट नहीं हो जाते, राइट। तो या तो आप ट्रीट करा के आओ या साइड बाय साइड दोनों ट्रीटमेंट्स कराओ। फिर लेज़र के लिए स्किन टाइप का बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्किन टाइप में फॉल करते हो। 1 to 6 तक स्किन टाइप्स होती हैं, हम यूजुअली 3, 4, 5 और 5 में मैक्सिमम हम फॉल करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी स्किन ऑफ कलर है,
तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है लेज़र से करने के लिए। और एक और लास्ट सवाल कि लेज़र के सेशंस के बाद एहतियात क्या होती है, प्रिकॉशंस क्या होती हैं जो लोग लेज़र सेशन करवा रहे होते हैं? फर्स्ट 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमने एक कंट्रोल्ड बर्न दिया हुआ है स्किन पे, तो उसको ऐसे ही डील करते हैं जैसे बर्न को डील करते हैं। तो 24 आवर्स के लिए हीट, सन अवॉइडेंस बहुत ज़रूरी है। कोई फेशियल प्रोडक्ट्स आप यूज़ नहीं करोगे, फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करोगे, प्लेन वाटर से वॉश करोगे और मॉर्निंग में सन ब्लॉक लगाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। पोस्ट प्रोसीजर केयर के साथ आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। सही, तो ये जी सारी इन्फॉर्मेशन लेज़र के हवाले से भी और अनवांटेड हेयर है उनको रिमूव करने के हवाले से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और उम्मीद है नाज़रीन भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। कंज़ा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी ये गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए भी, क्योंकि अनवांटेड हेयर तो वो वाले बाल हैं जो बाकी कोई नहीं चाहता, जान छुड़वाना चाहता है, हर कोई जान छुड़वाना चाहता है, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। लेकिन लेज़र ही इसका अल्टीमेट हल है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं, और ऑल्टरनेट वेज भी डॉक्टर साहिबा ने बता दिए, वो भी अपनाएं और अपने बालों को दूर भगाएं। आप एक्सपर्ट के पास जाएं, क्योंकि वो फिर प्रॉपर आपको एक अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं, और फिर देखें करने वाले के हाथ पे भी डिपेंड करता है। तो एक्सपर्ट की राय लें, एक्सपर्ट से इलाज करवाएं और अपने आप को महफूज करें। ये जितने भी अताई डॉक्टर हैं या सोशल अपना ख्याल रखें और ये प्लान करें कि आपने कब करवाना है। नाज़रीन, अक्सर घरों में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर जी तल्खियाँ हो जाती हैं, नाचाकियाँ हो जाती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, सास बहू के ताल्लुकात में कशीदगी या औलाद की नाफरमानी जैसे मसाइल जो हैं हमें आम घरों में देखने में मिलते हैं। ये मसाइल न सिर्फ घर के सुकून को बर्बाद करते हैं बल्कि ख़ानदान की खुशियों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग इन मसाइल का हल तलाश करने के लिए जादू टूने या फिर गैर इस्लामी तरीक़ों का सहारा ले रहे होते हैं, जिससे उल्टा उनको नुकसान ही हो रहा होता है। हालांकि ये ना सिर्फ देखा जाए तो गुनाह है बल्कि मज़ीद परेशानियों का बायस भी बनता है। इस्लाम ने हमें घर को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बनाने के लिए नहायत ही आसान और सुनहरी तरीके बताए हैं, जिनमें अस्कार हैं, वज़ाइफ हैं और मसनून दुआएं शामिल हैं। इसी मौजू पर मजीद रहनुमाई हासिल करते हैं मोहतरम कारी शफीकुर रहमान साहब एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कारी साहब खुश आमदीद आपको कहेंगे प्रोग्राम में। सर, घरेलू मसाइल के हल के लिए जादू टूने या गैर इस्लामी तरीके जो लोग अपनाते हैं, दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें उज़ैर भाई, अगर इस्लाम में कोई हल ना हो तो फिर आप किसी और की तरफ देखें ना। क्या बात है? जादू टूना ये शैतानी अमल है, कुफरी अमल है, बिदिया अमल है। कुरान करीम ने इसके मुतल्लक वादे रहनुमाई की है, वलाकिन्न शयातीन काफर युअल्लिमून अन्नास से। जो जादू करने वाला, जादू कराने वाला, जादू सीखने वाला, जादू सिखाने वाला है, वो आदमी काफर है और शैतानी अमल करता है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान को देखा जाए तो एक बहुत उम्दा हदीस है, इज्तानिबु अस्सब अलमूबिकात, 7 बड़े गुनाह जो हलाक कर देने वाले हैं, दुनिया में बंदे को तबाह करने वाले और आखिरत में जहन्नम का ईंधन बनाने वाले। उनमें से सबसे पहला अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, और दूसरा वस्सिहर, जादू करना। जादू में अल्लाह के हुकूक की भी पमाली है और मखलूक के भी हुकूक की पमाली, इसलिए जादू वादे दो टोक बात में ये कहा जा सकता है जादू हराम है, जादू कुफर है, जादू शिरक है, जादू जहालत है, जादू जुल्म है। बेशक जादू जुल्म है। और बिल्कुल कहा आपने कारी साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि घरों में बड़े मसाइल हैं, झगड़े हैं, मियाँ बीवी के दरमियान कोई तल्ख कलामी हो जाती है, झगड़े बढ़ते जाते हैं, तो इनके दरमियान मोहब्बत बढ़ाने के लिए इस्लाम में ऐसी क्या चीज़ें हैं, वज़ाइफ क्या हैं जिसकी वजह से हम जी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, सुकून पैदा कर सकते हैं? देखें, मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ताला ने मोहब्बत और मवद्दत करार दिया है। मोहब्बत का मतलब यह है कि आपका ये ताल्लुक शौक़ वाला और ज़ौक़ वाला और मोहब्बत वाला होना चाहिए, और कम अज़ कम आपका ये ताल्लुक रहम वाला तो होना चाहिए, कम अज़ कम इंसानी वसफ़ रहम तो हो। और इसी तरह ये वाहिद रिश्ता जिसको अल्लाह ने निशानी करार दिया, किसी रिश्ते को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी नहीं करार दिया। या वाहिद रिश्ता है, ये वाहिद रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास करार दिया। लिबास का मतलब इंसान को नंगे होने से बचाता है, इंसान को खौफ और राज कई चीज़ों से बचाता है। और इसी तरह ये वाहिद रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने एक दूसरे को लिबास के साथ खेती भी करार दिया। इसका वाहिद हल जो वज़ाइफ की शक्ल में एक बहुत उम्दा जो वजीफ़ा है, अगरचे ये शादी से पहले भी पढ़ा जा सकता है और शादी के बाद भी। अच्छा। रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस रिश्ते से, इस दुआ से अल्लाह ताला एक तो मियाँ बीवी के रिश्ते में भी उसको बांध देता है, दूसरा इसी दुआ का फ़ायदा ये है
इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद भी बना देता है। तीसरा, इसी दुआ का फ़ायदा यह है कि वो औलाद मुतियो फरमा बरदार भी हो जाती है। और चौथा, इसी दुआ का फ़ायदा यह है कि वो आंखों की ठंडक और दिल का नूर और आंखों का सुरूर भी बन जाता है। तो रब्बी हबली मिनस सालिहीन, एक तो ये रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, और एक बहुत प्यारी दुआ है, ये अगरचे निकाह के वक़्त दुआ दी जाती, बारकल्लाहु अलैक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर, अल्लाह तुम दोनों को खैर में जमा करके रख दे और अल्लाह तुम्हारे घर में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। ये वालिदैन भी उन मियाँ बीवी के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए आपस में भी की जा सकती। और खुसूसन मियाँ बीवी का ताल्लुक उस वक्त खराब होता है जिस वक्त उनका अज़दवाजी रिलेशन ख़राब हो जाए, उसके लिए उम्दा तरीन दुआ, मैं कहता हूँ ये दुआ जो भी मियाँ बीवी पढ़ते हैं, दुनिया का कोई शैतान उनके दरमियान में रखना पैदा नहीं कर सकता, दुनिया का कोई जादूगर, कोई शरीर उनको अपने शर से दूर नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान फीमा रज़क़ताना, ये दुआ आपस में पढ़ते रहें, अल्लाह की रहमत से आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत भी रहेगी। और एक बहुत प्यारी दुआ है, वो क्या है, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना, हमारी आंखों की तारे ना मिला, हमारे दिमाग के जो ना वो लिंक ना मिला, हमारे दिल की तारे आपस में मिला दे। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना वासिल ज़ाता बैनना, दिल भी मिल जाएगा और साथ साथ दीन भी दुनिया भी, दोनों कितना गहरा। जबरदस्त। कारी साहब, मियाँ बीवी के अलावा एक और रिश्ता बड़ा अहम है और जो कि हम देखते आ रहे हैं कि सदियों से ही जो है ना, इसको कहा जाता है कि ये खराब ही रहता है, ये बेहतर नहीं हो सकते, सास बहू का ताल्लुक, इसमें जो कशीदगी है उसका अंसर कम करने के लिए और दोनों में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या दुआएं हमारा दीन हमें सिखाता है? देखिए, सास जो ना वो एक वक्त में पहले बेटी होती है, वो ही दूसरे जो ना वो एरिया में जाती तो वो अच्छी माँ बनती है और माँ के बाद वो अच्छी सास। अच्छी माँ तब कहला सकती जब अच्छी सास कहलाने की वो मुस्तहिक हो जाए, यानी माँ का अच्छा अखलाक तब पता चलता है जब वो अच्छी सास बन जाए। इसलिए कि हर माँ अपनी बेटी पे, अपनी औलाद पे फिदा होती है, लेकिन हर सास अपनी आने वाली बहू पे वो फिदा नहीं होती। दोनों तरफ एक एक वजीफा बता रहा। बस औकात कहा जाता है कि सास और ससुर की खिदमत कोई लाजम नहीं है, ये इस्लाम का दूसरा चेहरा लोगों को दिखाने वाली बात है। अक्सर लोग ये दिखाते हैं कि इस्लाम में ससुर और सास की कोई इताअत वाजिब नहीं है। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान सुने, आप हैरान रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद कहता हूँ वो बंदा मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन चौंक गए, बड़े हैरान। अल्लाह के रसूल, मस्जिद और दुआ और कसम। फरमाया कौन अल्लाह के रसूल बदनसीब है जो मोमन नहीं है? फरमाया वो बंदा मोमन नहीं है जिसकी हरकतों सकनात से उसका पड़ोसी अमन में नहीं है। पड़ोसी बाहर का शख्स है, घर की चार दीवारी से बाहर है, और ससुर तो उसके घर का है, सास उसके घर की है। तो इसलिए जब बेटी, आने वाली बहू बेटी बनने की कोशिश करेगी और सास माँ बनने की कोशिश करेगी, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता इनके दरमियान में कोई ऐसा मसला आता है जिसमें चपकलस लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, तो या तो जबान की बुरी है, या दिमाग की बुरी है, या दिल की बुरी है। तीनों को दुरुस्त करने के लिए एक बहुत उम्दा दुआ है। फरमाया अल्लाहुम्मा सद्दिद लिसानाना, या अल्लाह हमारी ये जबान की लुकनत और जबान की खराबी इसको दुरुस्त कर दे। और इसी तरह साथ फरमाया वाहदी कुलूबाना, ऐ अल्लाह हमारे दिल को आपस में मिला दे, जबानों को मिला दे और दिल को मिला दे। और अगर खुदा ना खास्ता सीने में और दिमाग में कोई ऐसी मैल कुचैल है तो उसको भी दूर कर दे। उसके लिए बड़ा लफ्ज़ प्यारा, वसलुल सखीमत सुदूरिना, या अल्लाह हमारे सीनों को साफ कर दे। ये दुआ जो भी पढ़ेगा, सास नहीं, कोई सास की शक्ल में शैतान भी आ जाए, अल्लाह उसको आपका करीबी दोस्त बना देगा इस दुआ की बरकत से। और एक और इसी के मुतल्लिक दुआ है, बहुत प्यारी है, कि आप अल्लाहुम्मा हदीना वसद्दिदना। देखें, हम उनको दूर नहीं करने वाली बता रहे, वगरना ऐसे वदैब भी हैं जो बंदे सास बहू के दरमियान में और इसी तरह नंद के दरमियान, जेठानी के दरमियान ऐसे वजीफे बताए जा रहे हैं जो गोया कि वो पाको हिंद की जंग लगी हुई है। बरसगीर पाको हिंद में जैसे इंडिया की जंग है, ऐसे वजीफे पढ़ रहे होते हैं। हालांकि ये नहीं करने चाहिए। अल्लाहुम्मा हदीना वसद्दिदना।
और इसके साथ जो वजीफ़ा बताया अल्लाह मालिफ बैना कुलूबिना वासिल ज़ाता बैनिना, ये तीनों वजीफ़े अल्लाह की रहमत से ये सास ससुर और इसी तरह सास बहू की लड़ाई को बिल्कुल सिरे से खत्म कर इस दे। रिश्ते के अलावा भी अल्लाह ताला तमाम रिश्तों में हमारे दरमियान मोहब्बत जो है वो कायम रखे तो और हमारा घर जो है अमन सुकून का गहवारा बन सके, जिसके लिए हम घर जाते हैं, जिसकी तलाश में। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, ये हमारे वीक का आखिरी प्रोग्राम था। उज़ैर, जुम्मे का दिन है तो हम दुआ गो हैं कि जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाए, आसानियाँ करे, कुदरती आफात से बचाए। जितनी हम तबाहकारियाँ देख रहे हैं यकीनन मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त से हमें निकाले। फिलहाल जी आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।